हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं 30 दिसंबर 2024 की सीरीज, जिसके अंदर आपसे हम 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को लेकर रूबरू होंगे। ये जो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन है वो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हम नए वीडियो ला सके आपके सामने, जो आपके अध्ययन के अंदर या आपकी स्टडी के अंदर लाभदायक हो सके। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट व ऐप लॉन्च किया है या पेश किया है? तो यह किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय वेबसाइट और ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह नागरिकों को मंत्रालय द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय त्योहार है उनकी जानकारी आसानी से प्रदान करेगा और उनकी पहुंच बनाएगा। अब हम बात करें रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, श्री राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव की बात करें हम, तो रक्षा सचिव है श्री राजेश कुमार सिंह। एनएससी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हम बात करें तो वह है श्री अजीत डोभाल। कौन है? श्री अजीत डोभाल। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है, और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह है, और एनएससी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो श्री अजीत सिंह या अजीत डोभाल है। तो ये ऐप, जो राष्ट्रीय पर्व ऐप है और वेबसाइट है, वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है राष्ट्रीय पर्वों की लोगों तक पहुंच बनाए रखने के लिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो मैया सैंडू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है या राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किसने? मैया सैंडू ने। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर होगा बी, मोल्दोवा। कौन है? मोल्दोवा के राष्ट्रपति है कौन? मैया सैंडू, जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। मैया या माया सैंडू ने 24 दिसंबर 2024 को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। वह पहली बार 2020 के अंदर राष्ट्रपति बनी थी। 1991 में मोल्दोवा को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पद पर आसीन होने वाली वो पहली महिला है। यानी 1991 में जब मोल्दोवा को स्वतंत्रता मिली थी फ्रांस से, तब से लेकर ये 2020 के अंदर जब राष्ट्रपति बनी, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है जो दोबारा 2024 के अंदर चुनी गई है। आगे हम बात करें टोगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? टोगा जो पश्चिमी पैसिफिक या प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। टोगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो टोगा का अभी हाल ही के अंदर नया प्रधानमंत्री राजनीतिज्ञ आइसेक वेल्लू एके या एसाके वेल्लू एके को टोगा का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सॉल्यूशन देखें तो प्रशांत द्वीप राष्ट्र टोंगा ने 24 दिसंबर 2024 को अपने अनुभवी राजनीतिज्ञ आइसेक वेल्लू एके को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। आइसेक या एसाके वेल्लू एके पूर्व प्रधानमंत्री सियाओसी सोवालेनी का स्थान लेंगे। जो पूर्व प्रधानमंत्री है सियाओसी सोवालेनी, उसका स्थान लेंगे। टोगा दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर का 170 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है, देश है, और उसकी राजधानी है नुकू आलोपा उसकी राजधानी है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इंडिगो की CSR यानी कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिगो की CSR पहल का नाम क्या है जिसने जीरो वेस्ट एयरपोर्ट परियोजना शुरू की है? जीरो वेस्ट एयरपोर्ट परियोजना इंडिगो ने प्रारंभ की है। इंडिगो की जो CSR पहल है उसने प्रारंभ की है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इंडिगो रिच। इंडिगो रिच, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। इंडिगो रिच है जिन्होंने CSR पहल, जो इंडिगो की CSR पहल है, उन्होंने जीरो वेस्ट एयरपोर्ट परियोजना शुरू की है। इंडिगो रिच इंडिगो द्वारा शुरू की गई CSR पहल, जिसने इंदौर हवाई अड्डे पर जीरो वेस्ट एयरपोर्ट परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन
यानी कचरे का प्रबंधन करना, और अपशिष्ट के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को क्या करना, न्यूनतम करना, जो 4R रणनीति पर क्या करेगी, काम करेगी। यानी हवाई अड्डे पर कचरे के प्रबंधन के लिए कम करना, यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः चक्रण, रिसाइकल, और पुनः प्राप्त करना, रेशियो, इसका मेन टारगेट रहेगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तिब्बती कैलेंडर में लद्दाखी लोसार का अर्थ क्या है। जो लद्दाखी लोसार है उसका अर्थ क्या है, नया साल। लोसार महोत्सव तिब्बती नववर्ष का त्योहार है, यानी तिब्बत का नववर्ष का त्योहार है, जो नेपाल, भूटान और तिब्बत और भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बत, नेपाल, भूटान में मनाया जाता है, और भारत में यह त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। आगे हम बात करें, लोसार शब्द का अर्थ नया साल होता है। यह त्योहार बौद्ध पूर्व काल में तिब्बत में शुरू हुआ था। यह त्योहार देवताओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। तो लोसार शब्द का अर्थ है नया साल, और लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तिब्बत में मनाया जाता है, और हमारे यहाँ लद्दाख और हिमाचल के अंदर मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख का परमिस है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश में अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन को अधिकृत किया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। जो अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन है वो किस देश के अंदर अधिकृत किया गया है, किसके द्वारा, UNSC के द्वारा, जो कब प्रभावी होगा, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। वो सोमालिया के अंदर प्रारंभ किया है। सोमालिया है वो पूर्वी अफ्रीकी देश है जहां की लड़ाकू यानी डाकू फेमस है। सोमालिया के डाकू विश्व भर में फेमस है, जो लूटने का, चोरी डाका डालने का कार्य करते हैं। सॉल्यूशन देखें तो अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण सहायता मिशन के बारे में कुछ हम देखते हैं। इसका पूर्ण रूप है सोमालिया में अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफ्रीकी संघ के सहयोग से की गई है, और इसका उद्देश्य सोमालिया के सुरक्षा ढांचे को समर्थन देकर आतंकवाद के खतरों का समाधान करके और स्थायी शांति और विकास को बढ़ावा देकर उसे स्थिर करना। यानी सोमालिया के अंदर जो अस्थिरता फैली हुई है उस अस्थिरता को दूर करके वहां के ढांचे को क्या करना, मजबूत करना। ये इस अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन का मेन टारगेट है, जो कब से काम करना प्रारंभ करेगा, 1 जनवरी 2025 से। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकाल राहत कोष यानी PM केयर फंड। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत कोष PM केयर फंड, जो काफी चर्चा में रहा था लॉकडाउन के बाद में, को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने रुपए का योगदान प्राप्त हुआ, तो 912 करोड़ का योगदान वो प्राप्त हुआ, जिसमें 912 करोड़ में से 909.64 करोड़ तो स्वदेशी लोगों के द्वारा डोनेट किया गया, और लगभग 2.57 करोड़ रुपए विदेशों से इस फंड के अंदर जमा हुए हैं। सॉल्यूशन देखें तो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत कोष को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 912 करोड़ रुपए का योगदान प्राप्त हुआ है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद भी इसमें दान आना जारी रहा, जिसके कारण ये काफी चर्चा में रहा। PM केयर फंड 2022-23 के दौरान स्वैच्छिक योगदान के रूप में 909.64 करोड़ रुपए स्वैच्छिक योगदान यानी भारत से, और विदेशी योगदान के रूप में 2.57 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में किसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज बनाई है। जो इंजेक्शन लगता है उस इंजेक्शन की जगह दर्द रहित जो इंजेक्शन है या शॉक सीरीज है, जो झटके के आधार पर जिसको लगाया जाएगा, वो किसने तैयार की है, तो ये तैयार की है IIT बॉम्बे ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है, यानी एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिसके आगे सुई नहीं होगी, उसके आगे से सिरिंज नहीं होगी, उसके आगे केवल एक शॉक सिरिंज होगी, जो झटके के आधार पर यानी व्यक्ति के ब्लड के अंदर जो दवा होगी, मेडिसिन होगी, उसको मिलाने का कार्य करेगी, जो बिना घाव करे ही इलाज में
सहायता करेगी। यह उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों यानी शॉक वेव्स का उपयोग करती है जो त्वचा को छेदने के लिए ध्वनि की गति से भी तेज गति से यात्रा कर सकती है। तो ये किसने तैयार की? IIT बॉम्बे ने। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो हाल ही में NTPC कहाँ हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? तो हरित हाइड्रोजन अवसंरचना NTPC आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। NTPC आंध्र प्रदेश में हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित होने जा रहा है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में एक हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी और इस हब को हर दिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो आंध्र प्रदेश में हाइड्रोजन हब बनेगा वो लगभग पर एवरीडे 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। और ये किसके सहयोग से स्थापित होगा? ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तहत ये स्टेबलाइज होगा। यानी कहाँ स्टेबलाइज होगा? ये आंध्र प्रदेश में स्टेबलाइज होगा। अब हम बात करें आगे तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में हाइड्रोजन हब को बिजली देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की योजना बना रही है। NTPC विद्युत उत्पादन के मुख्य व्यवसाय में भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। NTPC की साल 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना है। यानी जो NTPC कंपनी है वो चाह रही है कि 2032 तक हम 60 गीगावाट जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल ऊर्जा है, वो क्या करें? प्राप्त करें। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ? तो ये नेपाल और भारत के बीच में आयोजित होता है सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास जो 2011 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। और 2023 के अंदर यह जो अभ्यास है सैन्य अभ्यास वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। और 2024 का है वो कहाँ आयोजित होगा? नेपाल में, नेपाल के सलझंडी में। 2024 वाला नेपाल के सलझंडी में। और जो 24 वाला है वो 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। सॉल्यूशन देखें तो सूर्यकिरण के 18वें संस्करण में भाग लेने के लिए नेपाल के लिए रवाना हुई है भारतीय सेना की टुकड़ी। और यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। भारत नेपाल के मध्य नियमित रूप से आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 2011 में आरंभ हुआ था। जो भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास है सूर्यकिरण वो 2011 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की। बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।